जिस वक्त आप यह वीडियो देख रहे हैं और आपके हाथ में पेप्सी है, पिज्जा बर्गर है, पैर में आपके एडिडास का जूता है, बदन पर एडिडास की टी शर्ट है, हाथ में कोई भी विदेशी मोबाइल है, या कोई आप विदेशी घड़ी है, या आपके घर में कोई विदेशी कार है, जो भी आप अपने आसपास विदेशी सामान देखते हैं जो भारत में नहीं बने दूसरी कंपनियों के हैं, यह भारत में अगर आपको मिल पा रहे हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान किसी का है, तो वह हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। बताएंगे कैसे उन्होंने इस प्रयास को संभव बनाया और भारत में ये सब चीजें मिलना शुरू हुई। कमाल का योगदान, ठीक है। आर्थिक सुधारों में उनका नाम गर्व से लिया जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे आधुनिक भारत के निर्माताओं के नाम बताइए, तो आप उनमें से एक नाम बेझिझक आंख बंद करके डॉक्टर साहब का ले लीजिएगा। आर्थिक क्षेत्रों में खासतौर से इन्होंने जो प्रगति की वो कमाल थी, ठीक है। इनके बारे में कहा जाता है कि बहुत पढ़े लिखे, और इसमें कोई शक नहीं, ठीक है, और अक्सर चुप रहते थे। यही होता है, जो व्यक्ति अपना विद्वान हो जाता है, जो चीजों को दुनिया को बहुत जान लेता है, फिर वो बहुत कम ही बोलता है, तो उसको लगभग इतना अनुभव हो चुका है कि अब वो क्या बोले, किस पर प्रतिक्रिया दे। तो बहुत विशेष परिस्थितियों में बोलते थे। और उनके बारे में एक बात और कही जाती है कि जो नॉर्मल नेता होते हैं, जो साधारण नेता होते हैं, वो रैलियां करते हैं, मनमोहन साहब कॉन्फ्रेंस करते थे। खैर, इस तरीके के इनकी विवेचनाएं हैं, इनके किस्से हैं, इनका वर्णन बहुत बड़ा है, ठीक है। आप उसको यूं ही एक वीडियो में या कहें कि एक दो पन्नों में आप कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना हम करेंगे इनके बारे में आज जानेंगे कुछ किस्से, कैसे प्रधानमंत्री बने। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि राहुल गांधी की वजह से क्या हो गए, प्रधानमंत्री बने। और राजीव गांधी ने इनको जोकर भी कहा था, ऐसा भी दौर आया इनके जीवन काल में। खैर, ठीक है। और आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे, तो बड़े बड़े पद संभाले हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं, और कम बोलते हुए भी गठबंधन की सरकार ने सफलतापूर्वक चलाई, ठीक है। चलिए अब हम इनके बारे में जानते हैं। एम्स का लेटर है, ठीक है, वायरल हो रहा है कि एम्स ने पुष्टि की कि 92 की एज में इनका निधन हो गया, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वर्तमान प्रधानमंत्री, ने भी इनके निधन पर शोक व्यक्त किया और इस तरीके के अपने ट्विटर अकाउंट पर फोटो साझा की, ठीक है। सभी ने किया, सभी ने किया, इसमें कोई शक नहीं। फिर उनके घर पर भी पहुंचे प्रधानमंत्री, ठीक है, और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, वो भी पहुंचे, ने भी श्रद्धांजलि वहां पहुंच कर दी। चलिए अब अपन शुरू करते हैं, ठीक है। देश के 14वें प्रधानमंत्री थे, ये बात थोड़ी याद रखना है ना, पढ़ाई के लिहाज से आपके लिए महत्वपूर्ण है। देश के 14वें प्रधानमंत्री, लगातार 2 कार्यकाल इन्होंने कंप्लीट किए, है ना। डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे, ठीक है, ये बात है। 92 की एज में क्या हुआ, इनका निधन हो गया, ठीक है। और 26 दिसंबर, ठीक है, क्रिसमस के ठीक एक दिन बाद इनका देहांत हो गया, ठीक है। अचानक तबीयत बिगड़ी और कहाँ थे, एम्स में, दिल्ली एम्स में भर्ती थे। क्लियर, ये सब आपको जानकारी, इसमें कोई नई डिटेल में नहीं बता रहा हूं। आगे बढ़ते, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था, ब्रिटिश भारत में, मतलब जब भारत आजाद नहीं हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1932 में, सितंबर का महीना, 26 तारीख, ठीक है। इनकी माता का नाम अमृत कौर था, पिताजी का नाम क्या था, गुरुमुख सिंह था, ठीक है। देश के विभाजन के बाद मोहन सिंह का परिवार कहाँ आ गया था, भारत आ गया था। मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1952 में पढ़ाई की, इकोनॉमिक्स में बैचलर, और 1954 में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1997 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ाई की, ये बात याद रखना है ना, मतलब पढ़े लिखे बहुत थे, ये बात ध्यान रखना। पढ़ाई पूरी करने के बाद मनमोहन सिंह ने कब, 1966 1969 के दौरान यूनाइटेड नेशन में काम किया है। आज पता नहीं ऐसे कांग्रेस के कितने नेता हैं जिनको यूनाइटेड नेशन में काम मिलेगा, मुश्किल ही लग रहा है, ठीक है। या किसी भी नेता को मैं तो कहूं, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ऑफर मिलने के बाद वो कहां गए थे, भारत आ गए थे, ठीक है। ये इनकी कहानी थी। आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से इनका करियर शुरू होता है, ठीक है। मनमोहन सिंह का ब्यूरोक्रेट करियर उस वक्त शुरू हुआ जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइजर नौकरी दी। ये इनकी पहली शुरुआत थी भारत सरकार के तौर पर काम करने की। उस दौर में मनमोहन सिंह खुले आम कहा करते थे कि विदेशी व्यापार के मुद्दों पर भारत में उनसे ज्यादा जानकार कोई नहीं। ये होता है कॉन्फिडेंस, ये होता है आत्मविश्वास अपने ज्ञान का। वो खुद कहते थे कि जितनी समझ मुझे है व्यापारिक विदेशी मामलों पर, उतनी किसी को नहीं। उस वक्त एक बार उनके मंत्री ललित नारायण सिंह से उनकी असहमति होगी। मनमोहन सिंह ने कहा कि वो दिल्ली ऑफ स्कूल इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। जब यह बात इंदिरा गांधी के सचिव पीएम हक्कर साहब को पता चली तो उन्होंने क्या हुआ, मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर नियुक्त कर दिया।
और यह लड़ाई उनके लिए एक क्या हुई, निर्णायक साबित हुई, वरदान साबित हुई, और इसके कारण उनका प्रमोशन भी हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनमोहन सिंह ने, ठीक है, 1970 से 1980 के दशक में भारत सरकार में अहम पदों पर रहे। ठीक है, फिर 1972 और 76 तक चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रहे। 1982-85 तक रिजर्व बैंक के, आरबीआई के गवर्नर रहे। जी हाँ, वही नोट जो आपके हाथ में होता है, गवर्नर लिखा होता है, इन्होंने आरबीआई का संचालन किया है। 1985-87 तक प्लानिंग कमीशन के मुखिया भी रहे, प्रधान भी रहे, अध्यक्ष भी रहे। ये बात याद रखना, योजना आयोग जिसे हम कहते हैं, आजकल नीति आयोग हो गया है। आगे बढ़ते हैं। जब राजीव ने मनमोहन सिंह को जोकर कहा, ऐसा भी हुआ इनके जीवन काल में, एक परिस्थिति ऐसी भी आई कि इतने बड़े व्यक्तित्व को इनके ही पार्टी के एक व्यक्ति जोकर कह देते हैं, वो थे राजीव गांधी जी। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल का किस्सा है। 1985 से 1990 की पंचवर्षीय योजना है, ठीक है, के लिए एक मीटिंग रखी गई थी। उस वक्त योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर साहब ही थे। ठीक है, उस मीटिंग में उन्होंने क्या हुआ, एक प्रेजेंटेशन दिया। उनका फोकस क्या था? डॉक्टर मनमोहन साहब का गांव और गरीब थे, जबकि गांधी जी, राजीव गांधी जी चाहते थे शहरी डेवलपमेंट, मतलब बड़े बड़ी बिल्डिंगें बने, बड़े बड़े मॉल बने, ठीक है, शहर का विकास हो, हाईवे हो, मॉल, इस वगैरह अस्पताल चाहते थे बड़े बड़े। इस प्रेजेंटेशन के बाद राजीव गांधी किस पर? मनमोहन साहब पर भड़क गए। उन्होंने उन्होंने सबके सामने मनमोहन को क्या लगा दी? डांट लगा दी, डॉक्टर साहब को। अगले ही दिन पत्रकारों ने जब राजीव से योजना आयोग, क्योंकि उसी के मुखिया थे, उसी के टाइम काम कर रहे थे, के बारे में पूछा, तो राजीव गांधी ने उन्हें क्या कह दिया? जोकरों का समूह कह दिया। ठीक है, जोकरों का समूह कह दिया था। क्लियर? आगे बढ़। तो जोकर वाला किस्सा ऐसा था कुछ। ये कुछ फोटो है। राजीव गांधी मनमोहन सिंह को पसंद नहीं करते थे। आखिर कार जुलाई 1997 में मनमोहन सिंह को योजना आयोग से हटा भी दिया था। ये दौर भी देखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। ऐसे फेजेस आते हैं सबकी लाइफ में, ठीक है, ये बात याद रखना। आगे बढ़ते हैं। फिर इन्हीं को जाकर आगे क्या बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है। जब सुषमा स्वराज बोली कि सोनिया पीएम बनी तो मैं सिर मुंडवा लूंगी, बात 2004 की, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार साइनिंग इंडिया के नारे के साथ चुनाव में उतरी थी। ठीक है, और मई का महीना था 2004 को, नतीजे आए तो वोटर्स ने नकार दिया, मतलब बीजेपी हार गई थी उस वक्त, और कांग्रेस सरकार बन गई। तो कांग्रेस और कांग्रेस के दलों को कहा जाता है, जो उसके सहयोगी दल होते हैं, उनको कहते हैं यूपीए। तो अब सरकार किसकी बनी 2004 में? यूपीए की। तो उस वक्त ये कयास लगाए जा रहे थे, अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो अगली प्रधानमंत्री होंगी वो कौन होंगी? सोनिया गांधी होंगी। तो इसी बात को लेकर सुषमा जी ने कहा था कि 100 करोड़ के देश में एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है, और अगर ऐसा होता है तो मैं सिर मुंडवा लूंगी। ये किसका था? सुषमा स्वराज जी का बयान था। वो भी बीजेपी की कमाल की नेता थी उस वक्त, कमाल की नेता, जो बयान और जो भाषण देती थी, कभी सुनना, सर्च करना यूट्यूब पर। ठीक है, अभी देखो यहां से जो आपने थंबनेल देखा है उसको देखो। राहुल गांधी की किस जिद की वजह से मजबूरन, भले उनकी दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन मजबूरन क्या नाम से सोनिया गांधी को डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। दरअसल राहुल गांधी अड़ गए कि सोनिया प्रधानमंत्री नहीं बनेगी। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे कौन? नटवर सिंह। अपनी एक किताब में, किताब का नाम है वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं, उस समय गांधी परिवार पसोपेश में था। राहुल ने अपनी मां से कहा कि वो पीएम नहीं बनेंगी। राहुल अपनी मां को रोकने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। दोनों मां बेटों के बीच ऊंची आवाज में बातचीत भी हो रही थी। राहुल को डर था कि कहीं मां पीएम बनी तो उन्हें उनकी दादी यानी इंदिरा जी की तरह और पिता राजीव गांधी की तरह हत्या ना कर दी जाए, मार दिया ना जाए। इस वजह से राहुल गांधी इस बात पर अड़ गए कि मम्मी आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, और अंततः जाके सोनिया गांधी को यह मांग राहुल गांधी की माननी पड़ी, स्वीकार करनी पड़ी, और इसी वजह से उन्होंने यह पद त्याग दिया था। आगे पढ़ते हैं इस किस्से को। राजनीति में भी बड़े दुर्लभ दुर्लभ क्या होते हैं? किस्से होते हैं। अभी देखिए, नटवर लिखते हैं कि राहुल बेहद गुस्से में थे उस वक्त में, मतलब खुद नटवर जी, मनमोहन सिंह और प्रियंका गांधी वही थे जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी में बहस चल रही थी। ठीक है, बात तब बिगड़ गई जब राहुल ने कहा कि मां मैं आपको 24 घंटे का टाइम दे रहा हूं, आप तय कर लीजिए क्या करना है। आंसुओं से भरी मां यानी सोनिया गांधी जी के लिए यह असंभव या कहें कि आसान नहीं था। राहुल की बात को उन्होंने दरकिनार नहीं किया। आगे पढ़ते हैं, एक किस्सा और कहां खिंचता है। ठीक है, मां बेटे में लड़ाई हो गई,
यहां पर सब रोना धोना हो गया, ठीक है, माँ बेटे में लड़ाई होगी। अब आगे देखिए, राजीव की समाधि पर पहुंची सोनिया और फैसला कर लिया। उथल पुथल के बीच 18 मई 2004 को सुबह सोनिया गांधी सुबह जल्दी जल्दी उठी और राहुल और प्रियंका के साथ चुपचाप घर से बाहर निकल गई। सोनिया की कार राजीव गांधी की समाधि के पास पहुंची। तीनों थोड़ी देर तक समाधि के सामने बैठे रहे। उसी समय शाम, मतलब उसी दिन शाम को 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की क्या थी, मीटिंग हुई। सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखकर कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा, हो सकता है मजबूरी में कहा हो, ठीक है, मैं ऐसा हमेशा सोचती थी कि अगर कभी उस स्थिति में आई तो मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनूंगी। आज वह आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ यह पद स्वीकार ना करूं, ठीक है। और उन्होंने ये कारण जो लिया था, ये जो फैसला लिया था, वो राहुल गांधी की जिद की वजह से लिया था। क्लियर है? तो फिर इस तरीके से अब सवाल था, अब बवाल हो गया, क्योंकि सब तो ये सोच रहे थे कि सोनिया गांधी जो मैडम है वो प्रधानमंत्री पद का जो पद संभालेंगी। अब बने कौन? अब आगे देखिए, सोनिया के नाम की चिट्ठी तैयार थी, एन वक्त पर मनमोहन का नाम आ गया। क्लियर? अभी आप याद रखें, सोनिया गांधी के पीएम ना बनने का फैसला सुनते ही सांसद में हड़कंप मच गई, हलचल मच गई। मणिशंकर अय्यर ने लगभग चीखते हुए कहा कि लोगों की अंतरात्मा की आवाज कहती है कि मैडम आपको ही पीएम बनना चाहिए। 2 घंटे तक चुने हुए सांसदों ने सोनिया गांधी को मनाने की कोशिश की, राजी किया, लेकिन वैसा नहीं कर पाए। यूपी के एक सांसद ने कहा, मैडम आपने वो मिसाल कायम की है जैसा पहले महात्मा गांधी ने की। आजादी के वक्त जब देश आजाद हुआ तो गांधी जी सरकार का हिस्सा नहीं बने, उन्होंने किसको सौंप दी थी बागडोर? नेहरू की सौंप दी थी। फिर वो कहते हैं, वही जो सांसद यूपी के, कि अब आपके पास कोई नेहरू कहां है? गांधी जी के पास तो नेहरू था, लेकिन आपके पास नेहरू कहां है? जैसे गांधी जी सरकार में शामिल नहीं हुए थे और प्रधानमंत्री किसको बना दिया था? नेहरू जी को। लेकिन आप प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, लेकिन आपके पास नेहरू जैसा व्यक्तित्व कहां है? लेकिन इन सांसद महोदय को पता नहीं था कि सोनिया गांधी के दिमाग में एक नाम है, और वो तुरुप का जो एक पत्ता होता है ना, और वो सबसे बड़ा पत्ता फेंकने वाली थी। ये सांसद नहीं जानते थे कि सोनिया के पास भले ही नेहरू ना हो, लेकिन तुरुप का इक्का जरूर था, और वो तुरुप का इक्का कौन थे? डॉक्टर साहब जरूर था। 2 मिनट, जिसका जिक्र सोनिया ने अभी तक नहीं किया था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी के आसपास थे। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति, आहा, कलाम साहब, ये भी बहुत ही कमाल का व्यक्तित्व, पढ़ा जाना चाहिए इस आदमी को। कलाम साहब ने अपने संस्मरण जो है, उनकी किताब थी टर्निंग पॉइंट्स में लिखा है कि यूपीए की जीत के बाद राष्ट्रपति भवन में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने संबंधित चिट्ठी तैयार भी कर ली थी, लेकिन जब सोनिया गांधी उनसे मिली और डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम आगे किया तो वह चकित रह गए। बाद में दोबारा चिट्ठी तैयार करनी पड़ी, क्योंकि सब तो ये सोच रहे थे कि मैडम प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। और ये उस दौरान की तस्वीर है जब क्या नाम से अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, मैडम सोनिया गांधी है, और उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम दे दिया कि आप इनको प्रधानमंत्री बनाइए, मुझे कोई लालसा नहीं है, ठीक है, ऐसा पन्नों में लिखा है। मनमोहन सरकार में सोनिया का बड़ा दखल था। देखो ये बात ध्यान रखना, उन्होंने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया जरूर था, लेकिन जो सत्ता की जो चाबी और जो कंट्रोल और जो हंटर, वो सब कुछ सोनिया गांधी के हाथ में ही था, ठीक है। उन्होंने बिल्कुल कहे कि मुखड़े के तौर पर डॉक्टर मनमोहन साहब को रखा। मनमोहन सरकार में सोनिया का बड़ा दखल था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऑफिस में एम के नारायण जैसे सीनियर अफसरों को नियुक्त किया गया, जिनकी वफादारी मनमोहन से ज्यादा सोनिया गांधी के प्रति थी। एक अधिकारी थे, मनमोहन जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनसे ज्यादा सोनिया गांधी को रिपोर्ट करते थे। तो आगे देखिए, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बरू अपनी किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह ने खुद उनसे स्वीकार किया था कि कांग्रेस अध्यक्ष के पास सत्ता का केंद्र है, और उस समय कौन थी? सोनिया गांधी थी। उनकी सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेही होगी, लोकसभा के लिए, भाई संविधान में लिखा है लोकसभा के, और वो कह रहा है कि उनकी सरकार पार्टी के प्रति जवाबदेही होगी। संजय बरू कहते हैं कि सोनिया का प्रधानमंत्री ना बनना एक कमाल की राजनीतिक रणनीति थी,
उन्होंने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री जरूर बनाया था, लेकिन वास्तविक सत्ता नहीं सौंपी थी। ये होता है राजनीति में। आगे बढ़ते हैं। संजय बरू लिखते हैं कि 2009 में सत्ता में वापस आने के बाद उन्होंने मनमोहन सिंह से पूछे बिना, प्रणब मुखर्जी ये भी आगे जाके भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, वित्त मंत्री पद का ऑफर कर दिया था। डॉक्टर मनमोहन साहब किसको? सीबी रंगराजन को वित्त मंत्री बनाना चाहते थे। इसी तरह ई राजा और टीआर बालू जैसे नेताओं को भी मनमोहन सिंह की मर्जी के बिना मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। इतना दखल था सोनिया गांधी जी का मनमोहन सरकार में। मतलब कोई पद नहीं, कोई चुनाव नहीं, सिर्फ पार्टी अध्यक्ष है और इतनी धाक, इतना कंट्रोल। ठीक है, और यही आरोप तो लगते हैं इन पे आज। जो पक्ष है या दूसरी पार्टी तो आरोप लगाती है। अब देखिए, अब आप ये देखिए बराक ओबामा, डॉक्टर बराक ओबामा ने मनमोहन सिंह के बारे में क्या कहा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपने राजनीतिक सफर पर लिखी एक किताब जिसका नाम क्या था, ए प्रॉमिस्ड लैंड में नवंबर 2010 की भारत यात्रा के बारे में करीब 1400 शब्द में लिखा है। उस वक्त मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। ओबामा ने लिखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह का पीएम के रूप में चुनाव देश के प्रगति की दिशा में हुआ एक प्रयास था जो तुक्के में हो गया। लेकिन सच यह है कि वह अपनी लोकप्रियता की वजह से नहीं प्रधानमंत्री बने, बल्कि उनको प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ने बनाया। जैसे आज आप देखते हैं जनता चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, क्लियर, लेकिन ये कहें कि लक्षण या यह सौभाग्य डॉक्टर मनमोहन साहब के साथ नहीं था। उनको तो प्रधानमंत्री, जैसे कि मैंने बताया कि राहुल गांधी जिद पड़ गए, ठीक है, ऐसी विशेष परिस्थितियों में किसने बनाया? सोनिया गांधी ने बनाया, ना कि जनता ने। और वो राज्यसभा से आते थे, एक बार लोकसभा का चुनाव दिल्ली से लड़े थे, हार गए थे। ओबामा लिखते हैं, मनमोहन सिंह एक ऐसे बुजुर्ग सिख नेता थे जिनका कोई राष्ट्रीय राजनीतिक आधार नहीं था। ऐसे नेता से सोनिया गांधी को अपने 40 साल के बेटे के लिए कोई खतरा ही नहीं था। एक ये भी कारण है, सोनिया गांधी ने इसलिए चुना कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब से जब कहेंगे पद छोड़ दो वो छोड़ देंगे, पढ़े लिखे आदमी है, उन्हें पद की कोई लालसा नहीं है, इसलिए इन्हें पद पर बिठा दो। जब जब लगा कि राहुल गांधी का भविष्य खतरे में है, इस टाइप की चीजें उन्होंने सोची होंगी उस वक्त, ठीक है, तो अपन उनको सत्ता सौंप देंगे। ऐसा कौन लिख रहा है? ओबामा साहब। आगे बढ़ते हैं। कोई खतरा, सियासी खतरा नहीं दिखा, क्योंकि तब भी उन्हें बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रही थी। कौन? सोनिया गांधी। क्लियर, ये बात याद रखना। तो एक किस्सा था जो बराक ओबामा साहब की किताब में था। आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर है, प्रधानमंत्री जी हैं अपने, बराक ओबामा साहब है, ये बराक ओबामा साहब की वाइफ है, और ये क्या है, अपने जो प्रधानमंत्री है, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी भी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का मौन हुए मनमोहन। डॉक्टर साहब के आप 6 काम देख लीजिए जिनके लिए राष्ट्र हमेशा इन्हें याद करेगा, थैंक्स कहेगा। पहला, सभी को पता है, 1991 में वैश्वीकरण, 2 मिनट, 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण। अभी साहब ये क्या है वैश्वीकरण? आपकी कंपनी ले लो, पेप्सी ले लो, एप्पल का मोबाइल ले लो, एडिडास के जूते ले लो, ये तीनों विदेशी कंपनियां हैं। 1991 के पहले भारत में नहीं बिकती थी। डॉक्टर साहब को क्या होगा, पीवी नरसिम्हा राव लाए और बोल लगे, भाई साहब आप बताओ करना क्या है। उस समय देश बड़ी कठिन परिस्थिति से जूझ रहा था, हमारे पास पैसा भी नहीं था। डॉक्टर साहब ने कहा, भाई साहब एक काम करो, वैश्वीकरण शुरू करो, मतलब दूसरे देशों की कंपनियों को भारत में आने दो, बिना किसी रोक टोक के, बिना कोई जटिलताओं के। तो वैश्वीकरण, भारत की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया था इन्होंने। भारत का सामान भी दूसरे देशों में जा रहा था और भारत, दूसरे देशों की कंपनियां भारत में आके प्रोडक्ट बेच रही थी। और यही कारण है कि आज भी आपके पास जो भी विदेशी सामान है, इसकी शुरुआत 1991 में किसने करवा दी थी? डॉक्टर मनमोहन साहब ने। ठीक है, 1991 में इन्होंने इसकी शुरुआत करवा दी थी। क्लियर, आगे बढ़े। उदारीकरण क्या है साहब? उदारीकरण का मतलब है आपको साड़ी की दुकान खोलनी है, सरकार से लाइसेंस लो। आपको मेडिकल खोलना है, सरकार से लाइसेंस लो। आपको किराने की दुकान खोलनी है, सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो डॉक्टर मनमोहन साहब ने कहा, भाई साहब ये खतरनाक स्थिति, ऐसे तो आदमी और अर्थव्यवस्था कभी विकसित ही नहीं होगी। तो उन्होंने कहा एक काम करो, उदारीकरण करो, इन चीजों में लाइसेंस वाइसेंस खत्म करो। किसी को साड़ी की दुकान खोलनी खोल ले, किसी को कॉस्मेटिक की दुकान खोल ले, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है।
और पहले ऐसा होता था, ये 1991 के पहले। उसके बाद ये सब सुधार कर दिए इन्होंने। उन्होंने बोला कुछ खास क्षेत्र है वहां पर लाइसेंस रखो, बाकी जगह पूरा लाइसेंस आज खत्म करो। लाइसेंस कहां रखो? जैसे किसी को दवाइयां बनानी, किसी कंपनी को लगाना है, उसमें लाइसेंस रखो। शराब बनानी है, उसमें लाइसेंस रखो। बंदूक बनानी है, बारूद बनाना है, उसमें लाइसेंस रखो। बाकी जगहों पर लाइसेंस फ्री करो। क्लियर? तो इस तरीके से इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। और आज और आप और हम जो छोटी छोटी दुकानें लगा लेते हैं बिना किसी सरकार की परमिशन के, वो उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का बड़ा योगदान है। आप गांव में देखते होंगे, गलियों में देखते होंगे, शहरों में देखते होंगे, छोटी छोटी दुकानें। साइकिल की दुकान खोल लो, डॉक्टर मनमोहन साहब साइकिल लाओ, पूंजी लगाओ, आप बेचो, कोई दिक्कत नहीं। कपड़ों की दुकान खोल रहे हैं आप, खोलो, पैसा लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो अगर तुम उसके लिए लाइसेंस लेना पड़े तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, है ना? ये बात ध्यान रखना। तो ये इनकी देन थी। आगे बढ़ते हैं। सूचना का अधिकार इन्हीं के समय में आया। आपको लग रहा है कि सरकार से हमें कोई जानकारी चाहिए, आपके गांव में कोई पुलिया, सड़क, पोल, अस्पताल बन रहा है, तो आपको पता करना है कि ये पैसा इसमें सरकार लगा कितना रही, कैसे लगा रही, कितना खर्च कर रही, किसको कॉन्ट्रैक्टर वगैरह वगैरह। तो आप जाइए, आरटीआई लगाइए। 2005 में एक्ट आया था। ये शुरुआत किसने की थी? डॉक्टर मनमोहन साहब ने। सितंबर 2005 मतलब वही साल में रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई। क्लियर? जो गांव में जाकर बहुत निर्णायक साबित हुई। आगे 2006 में देखेंगे अमेरिका से न्यूक्लियर डील। हम बहुत मुक्त हो गए थे इससे, हमें आजादी मिली। जो हम पर प्रतिबंध लगे थे, हम उससे मुक्त हो गए। आगे सबसे बड़ी बात, जो आपके पास आज आधार कार्ड है ना भाई साहब, इसको लाने वाला, इसका प्रोदा भारत में कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह की वजह से आज आपके पास जो एक आईडी है, जो पूरे भारत की एक इंडिविजुअल आईडी, वो कौन सी है? आधार कार्ड। क्लियर? ये बात याद रखना। इसकी शुरुआत डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी। आगे बढ़ते हैं। 2010 में शिक्षा का अधिकार। किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार किसके काल में आया? इनके कार्यकाल में आया। इसके लिए हम सर को थैंक यू बोलते हैं और इसके लिए इनको याद भी किया जाएगा। इतना स्वर्णिम काल रहा है। ठीक है, ये इनका कुछ योगदान रहा है। और इसी के साथ हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। हम आशा करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को लेकर जो हमने कंटेंट बनाया है, और जो आपको, जो भी हमको संभव हुआ, जो भी हमारे लिए हुआ, वो हमने सब आपको बताया। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो, आपकी समझ में डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर अगर थोड़ा भी इजाफा हुआ है, विस्तार हुआ है, और इनके प्रति आपका नजरिया बदला है, इनके योगदान आपके दिमाग में स्थापित हुआ है, तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए। राष्ट्र, पर्यावरण, महिला, किसान का सम्मान करिए। जय हिंद, जय भारत।